आप सभी को रेमो का नमस्कार। ज्योमेट्री के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका ABCD एक स्क्वायर है जिसमें कुछ कह रहा है कि साइड की जो लेंथ है वो 10 यूनिट्स है। OCD आपको कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका बेस कह रहा है CD है। OC कट AB एट पॉइंट Q एंड OD कट्स AB एट पॉइंट P। तो बताना है कि जो ट्रेपेजॉइड है, जो आपका समलंब चतुर्भुज PQCD है, उसका एरिया अगर 80 स्क्वायर यूनिट्स है तो बताना है कि जो अल्टीट्यूड है O से ऑफ द ट्राइंगल OPQ वो क्या है। बनाना ही पड़ेगा तभी कुछ अच्छा से समझ में आएगा। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एक स्क्वायर बनाना है। तो देखिए ध्यान से कि जैसे हमने लेट से कि एक स्क्वायर बना लिया, कुछ इस तरह का स्क्वायर बन गया। अब इस स्क्वायर में आपको क्या बोला गया कि स्क्वायर को आप ऐसे एज्यूम कर लो ABCD, कुछ इस तरह से एज्यूम करना है आपको। फिर क्या कह रहा है कि आपको जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस CD हो। अगर मुझे आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस मेरा CD हो तो यही साइड मुझे रखनी पड़ेगी या कुछ और, ऑब्वियसली कुछ और ही रखनी पड़ेगी साइड। आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस CD है, तो जब भी ऐसा बोला जाए कि बेस CD है तो मतलब ये अनइक्वल साइड होगी और ये हमारी इक्वल साइड हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर कि इसको इन्होंने 10 दिया हुआ है साइड, तो ये हमें मालूम है। अब आपको देखना क्या है कि OCD अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, OC कह रहा है कट कर रहा है AB को, इसका मतलब O पॉइंट बाहर ही होगा कहीं। बाहर अगर पॉइंट होगा तो मैं इसको अगर ऐसे ज्वाइन कर दूँ, कुछ ऐसे ज्वाइन कर दूँ, तो बिना संदेह के आप बोल देना, बिना संदेह के आपको ये मालूम चल गया कि ये पॉइंट O आउटसाइड है। ये कह रहा है कि जो OC कट कर रहा है इसको, AB पॉइंट को OC जो कट कर रहा है इसको मैं बोल रहा हूँ Q, और जो OD कट कर रहा है AB को, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ P। अब क्या कह रहा है कि जो ट्रेपेजॉइड PQCD का एरिया है वो 80 स्क्वायर यूनिट्स है, जो कि हमें प्रोवाइडेड है 80 स्क्वायर यूनिट्स। हमें क्या निकालना है कि इस अल्टीट्यूड की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। ये पूछ रहा है कि O पॉइंट से जो OPQ ट्राइंगल है इसमें O पॉइंट से जो अल्टीट्यूड है वो कितना होगा। देखो पहला काम आप ये कहोगे कि भाई ट्रेपेजियम जो होता है मेरे सामने उसका एरिया क्या होता है। देखो ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम का कभी भी अगर आपको एरिया लिखना हो तो एरिया ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब इन दोनों साइड्स का सम कर लो जो भी लेंथ हो इनकी, और कह रहा है इनटू इनके बीच की ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मैं D या H कुछ भी बोल सकता हूँ, आप H से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। दैट इज़ व्हाट द एरिया इज एक ट्रेपेजॉइड का। तो अगर मैं इसका एरिया लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, लेट्स से इसका एरिया लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप कहोगे कि देखो ऐसा है कि इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये तो मालूम है, ये तो 10 ही होगी, स्क्वायर की साइड के बराबर होगी। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है कि PQ की लेंथ जो मुझे नहीं पता है वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। कैसे? आप कहोगे कि जो एरिया मुझे 80 दिया हुआ है, इट इज़ इक्वल टू हाफ इंटू ये जो भी सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, इसको लेट्स से मैं टोटल कर देता हूँ कि ये K के बराबर है, कुछ भी सम ऑफ पैरेलल साइड्स K है। अल्टीट्यूड आपने कहा 10 के ही बराबर होगा, स्क्वायर की साइड 10 से ये कैंसिल हुआ, यहाँ K की वैल्यू कितनी आ गई 16, जो कि क्या है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें एक साइड मुझे ऑलरेडी मालूम है 10, तो ये वैल्यू QP कितनी हो गई, QP या PQ आपका कितना हो गया, ये 6 हो गया, दिस इज इक्वल टू 6। इसके बाद देखिए सारा क्वेश्चन का खेल खत्म। कैसे? आपको मैं दिखाऊंगा, मैं कहूँगा OQP जो आपका ट्राइंगल है वो सिमिलर है ट्राइंगल OCD से, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? आप हो गया ऐसा क्यों? QP क्या है, साइड AB पे ही है, CD ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल है OCD, इसमें अगर दो पॉइंट आप ऐसे ले रहे हो जो ज्वाइन करने पे बेस के पैरेलल दे रहा है, तो आपके ये दोनों ट्राइंगल होते हैं सिमिलर, पता है। अगर ये सिमिलर है तो मुझे स्केल फैक्टर भी पता है, क्योंकि दोनों का जो बेस रेशियो है ना QP रेशियो CD, ये भी मेरे को मालूम है 6/10 का रेशियो है, यानी 3:5 इनका बेस रेशियो है। क्लियर? 3:5 इनका बेस रेशियो है। अब देखो कोई भी लेंथ कंपोनेंट का रेशियो क्या होगा, 3:5 होगा छोटे और बड़े में। तो आप कहोगे छोटे वाले का अल्टीट्यूड, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए मैं डिफाइन कर देता हूँ x, और बड़े वाले का जो पूरा अल्टीट्यूड है मान लेते हैं y, तो आप कहोगे x अपॉन y भी क्या होगा, 3:5 ही होगा। आप अब कहोगे बहुत इत्मीनान से कि इन दोनों के जो अल्टीट्यूड का अंतर है वो कितना है, 10 ही है। इनके अल्टीट्यूड का अंतर क्या है, बड़े वाले ट्राइंगल का अल्टीट्यूड छोटे वाले ट्राइंगल के अल्टीट्यूड का अंतर 10 है। तो यहाँ आप कहोगे जो अंतर है वो 2 पार्ट्स है। अगर वो 10 के बराबर हो गया, 2 पार्ट्स मेरा 10 के बराबर हो गया, तो 1 पार्ट 5 के बराबर हो गया, तो ये 3 पार्ट जो है जो इस अल्टीट्यूड को करस्पॉन्ड करेगा छोटे वाले को, वो कितना हो जाएगा आपका, 3 × 5 = 15। तो यहाँ आपका 15 आंसर आ जाएगा।
या आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि आप कहते कि भाई देखो बड़े वाले का जो पूरा वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है ना, वो मैं पहले निकाल लेता। मैं कहता कि वो वैल्यू मेरी कितनी होगी, 15 होगी, सीधे सीधे 5 × 5 सॉरी 25 होगी, और 25 में 10 माइनस करता तो भी आपका 15 ही आ जाता। बट बेसिक सिमिलैरिटी है, आपको क्विकली इन क्वेश्चंस को करना सीखना है ताकि आप समय न लगाएं एग्जाम में और फटाक से हो जाए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल यानी एक चतुर्भुज ABCD है जिसमें BC की वैल्यू दी है, CD दिया हुआ है, AD दिया हुआ है, कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और AB की वैल्यू कह रहा है कुछ ऐसा है। तो बताना है A + B की वैल्यू कितनी है। पहले बनाते हैं। देखो तो एक तो आपको ये बोला गया है कि भाई देखो ये 60 डिग्री है, ऑलराइट। इवन आपको बोला गया है कि ये वाला जो है ये भी आपका 60 डिग्री है, क्लियर, कुछ ऐसा दिया हुआ है। सो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, मैं पॉइंटर मार्क कर देता हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। A, B, C और D ऐसे करके कुछ है। आपको BC की वैल्यू कितनी दी है 10, CD आपको दिया है 14, AD आपको दिया हुआ है 12 और ये एंगल 60 आपको दिए ही हुए थे, तो यहाँ कोई शंका का गुंजाइश था नहीं। आपसे ये कह रहा है कि जो AB की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये आपकी कितनी आने वाली है, A + √B के बराबर आने वाली है। यानी इस फॉर्मेट में हमें इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है A और B आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो A + B क्या होगा, मतलब मुझे पहले AB निकाल लेना है, इससे कंपेयर करके A + B भी हमारा निकल जाएगा। अब सवाल है कि कैसे निकालें। तो देखिए कुछ भी इसमें मुश्किल आपको नहीं होना चाहिए। 60 दिख रहा है तो आप 30, 60, 90 का ट्रायंगल बनाओ। यहाँ भी 60 दिख रहा है तो आप 30, 60, 90 का ही ट्रायंगल बनाओगे। अब बहुत इत्मीनान से आप देखना इस क्वेश्चन को। मैं थोड़ा वैल्यूज़ को छोटा छोटा लिखूंगा कि आपको सारी वैल्यू फटाफट मैं दिखा पाऊँ। अब एक चीज़ मैं आपसे थोड़ी देर के लिए फटाक से पूछना चाहता हूँ, जो आप सभी लोगों को आंसर करना है कि इस सिनेरियो में अगर ये 12 है, अपोजिट टू 90 डिग्री अगर आपके पास 12 होता है, तो अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है, 6 होता है, ऐसे आप लिख सकते हो। और यहाँ ये क्या होता है, अपोजिट टू 60 डिग्री 6 √3 होता है। बहुत सिंपल है। आपको ट्राइंगल पता है ना, 30, 60, 90। 30, 60, 90 ट्राइंगल में क्या होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है। आपका जो 2 है, अगर ये 12 दिया हुआ है 6 टाइम्स, सब कुछ 6 टाइम्स हो गया, 6 और 6 √3, वही मैंने लिखा है यहाँ पर। वहाँ यहाँ भी वही केस है। यहाँ पर बस आपका ये 5 टाइम्स हो गया, तो आप कहोगे भाई ये देखो 5 √3 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। क्लियर, अभी तक कोई शंका किसी को नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट को अगर मैं L बोल रहा हूँ और इस पॉइंट को M बोल रहा हूँ, तो LM की वैल्यू क्या है। अगर LM निकल जाए तो मेरा AB निकल जाएगा। LM निकालने के लिए आप कहोगे इस पॉइंट को मैं यहाँ से ज्वाइन करूँगा ऐसे, ठीक, ये 90 डिग्री है आपका, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा। अब आप कहोगे कि ये लेंथ कैसे आएगी, आप कहोगे ये लेंथ भी आ चुकी है। क्यों, आपकी जो पूरी लेंथ है अगर आप ध्यान से देखें तो 6 √3 है, और इतनी लेंथ कितनी है, ये इसी के बराबर होगी 5 √3 के। 6 √3 माइनस 5 √3 अगर निकालते तो ये क्या आपको देगा, ये आपको √3 दे देगा। अगर मेरा ये √3 है और ये मेरा 14 है, तो अब मुझे यही निकालना है ना, यही निकालना है ना। तो आपको ये वैल्यू कितनी होगी, √196 हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस दिस √3 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आ गई √193। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, √193। अब ध्यान से देखो आप, जो आपका AB लेंथ है वो कितना हो गया, 6 + √193 + 5, यानी 11 + √193। देखो A आपका इंटीजर है, यस, B आपका इंटीजर है, यस। तो अगर इसको A + √B के फॉर्म में लिखेंगे तो A 11 और B 193 आ जाएगा। तो A + B अगर मैं निकालूँ यहाँ से, तो 11 और 193 मिला के कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 204। तो आसान सवाल था, 30, 60, 90 ट्राइंगल का इस्तेमाल, और क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचेगा, आप आसानी से इसको कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक इक्वल ट्राइंगल है जिसमें कह रहा है DOC ड्रॉ किया गया है एक स्क्वायर ABCD के भीतर, DOC। तो बताना है कि एंगल AOB की वैल्यू क्या होगी। और DOC क्या है, एक इक्वल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। तो ध्यान से देखना, इत्मीनान से मैंने कहा कि आपसे कि एक स्क्वायर में ले रहा हूँ और वो है मेरा ABCD। और अगर DOC एक ट्राइंगल है, इक्वल ट्राइंगल है, तो उसकी एक साइड DC ज़रूर होगी। तो DC अगर उसकी एक साइड हो गई सीधे सीधे, तो मेरा O पॉइंट कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा। आप कहोगे ये कैसे पता कि यहाँ पर होगा। देखो ध्यान से, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है ना, उसका जो अल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है आपका, √3/2A होता है, जो कि देख लो साफ साफ A से कम है। ये पूरी जो लेंथ है वो A है, और यही A आपके इक्वल ट्राइंगल का साइड भी है। तो √3/2A मतलब A से पहले रुक जाएगा। दूसरा तरीका था कि अगर आप ये ट्राइंगल देखो तो अल्टीट्यूड क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर साइड है, और A यहाँ पर हाइपोटेनस है, तो A से कम ही होगा, इसलिए ये पहले ही रुक जाएगा। तो एक चीज़ ये आपको
समझनी थी। इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दो। अब जरा मैं कुछ दिखा रहा हूँ, वो बहुत ध्यान से देखो आप। क्या क्या चीज़ें आपको मालूम है? क्या आपको पता है कि ये एंगल 30 डिग्री होगा? बिल्कुल, क्योंकि इक्विलेटरल है ये वाला ट्राइंगल, तो ये 60 है। ऐसे यहाँ ये 60 है और ये 30 है। फिर आप मुझे ये बताओ कि क्या ये साइड इसके बराबर है? यस, क्योंकि ए ही इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, स्क्वायर का एक साइड, तो वो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल बना तो ये अगर 30 है तो बाकी का 150 दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ये बनाएगा 75, ये बनाएगा 75। ऐसे यहाँ भाई ये भी 75 और ये भी 75 बन ही जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ये एंगल आपको ऑलरेडी मालूम है कितना है, 60। एंगल ऑलरेडी 60 मालूम है। अब 75 कितना हो गया आपका? आपको हो गया 75 होता है 150 प्लस 60 आपका कितना हो गया 210। टोटल 360 होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए 150। 150 बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल विद इन स्क्वायर हैविंग वन साइड ऑन, या एक साइड जो है उसका वो स्क्वायर की साइड ही है। तो ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, जिसका इस्तेमाल एग्जाम में कई फॉर्म में हो सकता है। इस क्वेश्चन में हो सकता है, कुछ और पूछ सकते हैं, जस्ट बी रेडी फॉर इट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है और P कह रहा है AB का मिड पॉइंट है, और जो लाइन A से पास हो रही है और जो DP के परपेंडिकुलर है वो क्या कर रही है, डायगोनल को Q पे इंटरसेक्ट कर रही है और BC को R पे इंटरसेक्ट कर रही है। AB कह रहा है 2 के बराबर है, तो आप बता दो PR किसके बराबर है। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। तो देखो ये आपका हो गया एक स्क्वायर, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने दिया है ABCD, और करेंगे P यहाँ आपका इसका मिड पॉइंट हो गया, तो मैंने मिड पॉइंट बना दिया। फिर कह रहा है कि जो लाइन पास हो रही है A से और DP के परपेंडिकुलर है, तो ये पॉइंट अगर P बोला है तो पहले तो भैया मेरे को DP बनाने दो। DP बना दिया। अब यहाँ से मेरे को एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है कुछ ऐसा, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो कह रहा है कि ये DP को Q पे इंटरसेक्ट करेगी और जो हमारा डायगोनल है और BC को R पे करेगी, है ना, ये बोल रहा है। DP कह रहा है DP परपेंडिकुलर टू DP इंटरसेक्ट डायगोनल एट Q, तो ये पॉइंट Q नहीं है, सॉरी ये पॉइंट Q नहीं है, बल्कि डायगोनल को कह रही है कि ये Q पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ऐसे डायगोनल बना लो, तो ये पॉइंट आपका Q है, ठीक है, ये पॉइंट आपका Q है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। सो इनका कहना क्या है कि AB की वैल्यू जो है वो 2 है। अगर AB 2 है तो आपको पता है ये तो मिड पॉइंट है, तो ये 1 और 1 हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और PR की लेंथ मुझे निकालनी है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस PR की लेंथ क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप ऑप्शन देखना जानते हैं तो। आप मुझे बताओ कि PR कैसे निकलेगा। ये तो राइट एंगल होगा ही होगा, स्क्वायर है, तो PB और BR को ऐसे हम रखेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये 1 है और ये कुछ भी होगा, x पॉजिटिव ही होगा, तो ये ग्रेटर देन 1 ही आएगा। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, ग्रेटर देन 1। जरा ऑप्शन देखना, ग्रेटर देन 1 कौन है? कोई नहीं है, सिर्फ एक के। उनका सही होना उनकी मजबूरी है, दैट्स हाउ यू कैन मार्क द आंसर। बट एनीवेज आपको पता है कि ऐसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं, आपको करके दिखाओ, तो वो भी कर लेते हैं। ऐसा आंसर तो निकल चुका है आपको, ये 90 डिग्री है, ये 1 1 है, ये 2 है। तो क्या आपको DP की लेंथ पता है? DP की लेंथ मुझे पता है कि दिस इज गोइंग टू बी √5। कैसे? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √5 मिल गया। देखो √5 अगर ये मिल गया है और आपने यहाँ इसको परपेंडिकुलर डाल रखा है, राइट, तो आपको पता है कि इस पॉइंट से हाइपोटेनस पे जो आप अल्टीट्यूड डालते हो, क्या उसकी लेंथ निकाल सकते हो? यस, वो h क्या होता है? परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या मुझे परपेंडिकुलर मालूम है 2, क्या मुझे बेस मालूम है 1, क्या मुझे हाइपोटेनस मालूम है √5, तो क्या ये वैल्यू 2/√5 होगी? यस, तो यहाँ h की वैल्यू आपकी हो गई 2/√5। इतनी लेंथ मुझे पता है। अब देखो मैं आपको 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाऊंगा, उनको बहुत इत्मीनान से देख लेना, काम ही आएगा आपके। तो आप कहोगे कौन कौन से राइट एंगल मुझे दिखा रहे हो, तो देखो मैं कहूँगा एक राइट एंगल, इस पॉइंट को कुछ भी मान लो, राइट, इसको M मान लो, तो यू जस्ट लुक एट ट्राइंगल AMP। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल AMP, और एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल भी है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है आपका ABR। ये दोनों सिमिलर होंगे, क्यों? क्योंकि देखो दोनों में एक एंगल A कॉमन है और एक एंगल राइट एंगल भी है, तो कॉमन है, एक राइट एंगल है, तो कोई तकलीफ ही नहीं है, होगा ही होगा, पता चल गया। अब देखो मुझे क्या समझना है यहाँ पर, जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कि यहाँ पर अगर आप बहुत इत्मीनान से देखो, अगर आप यहाँ बहुत इत्मीनान से देखोगे तो आप कहोगे कि ये जो लेंथ है आपकी, ये आपकी 1 लेंथ दी हुई है, ये अपोजिट टू 90 डिग्री है,
अपोजिट टू 90 डिग्री है। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, मैं कहूँगा ये एंगल लेट से थीटा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एंगल अगर थीटा होगा तो आप कहोगे ये 90 माइनस थीटा होगा, या ये भी थीटा ही कहोगे, आप थीटा ही कहोगे। ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा यहाँ बन जाएगा, राइट। और यहाँ पर आपका ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ 90 माइनस थीटा के अपोजिट है 2/√5, 90 के अपोजिट क्या है 1। बहुत इत्मीनान से देखना, बहुत इत्मीनान से देखना, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप कहोगे कि यहाँ थीटा के अपोजिट है, या 90 माइनस थीटा के अपोजिट है 2/√5 और 90 के अपोजिट है 1, तो इनका जो रेशियो है वो कितना है 2/√5 है। क्लियर। तो मैं यहीं जाऊंगा और मैं कहूँगा देखो यहाँ पर जो ये वाला मेरा ट्राइंगल आपने मुझे लेट से बना के दिया है, ये PBR वाला ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में PBR की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मान लिया। तो यहाँ पर ये तो थीटा के अपोजिट आएगा, और अगर आप बात कर रहे हो लेट से कि जो आपका 90 माइनस थीटा उसके अपोजिट क्या है, वो है पूरा का पूरा 2। मैं अभी बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूँगा, तो आप जरा ये साइड निकालने की कोशिश कर लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। आप कहोगे ये 2/√5 है, ये 1 है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर 1 माइनस 4/5 बनाएगा, ये वैल्यू 1/5 आ जाएगी एक्चुअली, जिसको हम बोलेंगे 1/√5। सो 1/√5 मतलब ये वैल्यू 1/√5 हो गई। अब देखो अपोजिट टू, अगर हाइपोटेनस 1 है, अगर मेरा हाइपोटेनस 1 है तो थीटा के अपोजिट क्या है 1/√5, हाइपोटेनस अपॉन √5। अब इत्मीनान से आप मुझे ये बताओ कि आपका जो यहाँ पर ट्राइंगल बना हुआ है आपके सामने, राइट, आपके सामने जो ट्राइंगल बना हुआ है, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ थीटा के अपोजिट आपका क्या दिया हुआ है RB, यहाँ थीटा के अपोजिट क्या दिया हुआ है आपको RB, और 90 माइनस थीटा के अपोजिट क्या है, 90 माइनस थीटा के अपोजिट क्या है, देखो जरा ध्यान से, 90 माइनस थीटा के अपोजिट आपको दिया हुआ है दिस AB2। तो थीटा के अपोजिट यहाँ पर ध्यान से देखना क्या है 1/√5, और यहाँ आपका 90 माइनस थीटा के अपोजिट क्या है 2/√5। कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ कि ये रेशियो आपका 1:2 है या नहीं है, ये रेशियो 1:2 है या नहीं है। तो यहाँ पर भी तो वो चीज़ एप्लीकेबल होनी चाहिए कि जो आपकी BR की वैल्यू है, BR की वैल्यू है, और जो आपका AP का वैल्यू है, AP का वैल्यू है, क्या ये दोनों वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी कि नहीं करेंगी, यहाँ भी करना चाहिए। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ सर कि इस वाले ट्राइंगल को जिसको आपने बोला है सिमिलर है उस बड़े वाले ट्राइंगल के ABR के, मैं सिंपल सा कह रहा हूँ थीटा के अपोजिट है 1/√5 और 90 माइनस थीटा के अपोजिट आपका है 2/√5। तो ये रेशियो कितना आया 1/2 का आया, 1/2 का आया। तो मैं वही कह रहा हूँ यहाँ पर जो 90 माइनस थीटा के अपोजिट है वो किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है 2 को, और थीटा के अपोजिट 1 को कर रहा है। तो 90 माइनस थीटा के अपोजिट बड़े वाले ट्राइंगल में ये पूरा 2 है, तो BR कितना हो जाएगा 1। तो अगर ये 1 और 1 बनाएगा तो ये वैल्यू कितनी होगी √2 होगी। तो ये तो तरीका हो गया कि ट्रेडिशनली इसको सॉल्व करना, ठीक है। पर मैंने आपको जो बताया था अगर आप उसका ध्यान रखते तो इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था, आपको देख के आंसर लगा देना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करते रहेंगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में फॉर श्योर। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ABCD एक रेक्टेंगल है, AD दिया हुआ है, P एक पॉइंट है कि ये एंगल 90 डिग्री है, DP दिया हुआ है, लेंथ बता दो BP का है। चलो देखते हैं क्या इसका सवाल है। देखो आपको क्या दिया है ABCD एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल मैंने बना दिया, और आपसे क्या कह रहा है कि AD की वैल्यू 10 है, तो ये वैल्यू मैंने 10 बना दी, 10 बना दिया। क्या कह रहा है और कि P एक ऐसा पॉइंट है BC पर, P एक ऐसा पॉइंट है BC पर कि APD एंगल 90 डिग्री है। तो आप कहोगे ये A है और ये आपका P है और ये आपका D है, तो ये एंगल कुछ 90 डिग्री टाइप का दिखाने का कोशिश कर रहा है। तो देखो हमने जो नोटेशंस लिए हैं उसके हिसाब से यहाँ तो 90 डिग्री आपका बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ आप कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ ले लो ऐसे करके, और आपने इसको D से मिलाया तो आपको 90 डिग्री नहीं मिलेगा। तो मैं बताता हूँ आपका नोटेशन थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा और फिर आपको 90 डिग्री शायद दिखेगा। मैं कहूँगा यहाँ पर मैं ले लूँगा लेट्स से कि A, B, C और D, इस तरह कर लो। अब आप कहोगे BC पे मैं पॉइंट लूँगा P और APD की बात करूँगा। अब मेजर साइड पे आपको लेना पड़ेगा इसको, लंबी साइड पे, तब ये 90 डिग्री बनता हुआ आपको दिखेगा, ऐसा कुछ। अब कह रहा है AD की वैल्यू 10 है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 10, तो ये लेंथ आपका 10 हो गया। क्या निकालना है मुझे, देखो कि DP की वैल्यू आपको दी है 8 और BP की लेंथ आपको दी है नहीं, BP की लेंथ निकालनी है आपको, और कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। लेकिन ये अगर 90 डिग्री और आपने कहा ये 8 है ये 10 है, तो क्या ये वैल्यू 6 होगी? यस, यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है मुझे कि ये वैल्यू मेरी 6 होगी फॉर श्योर, ऐसा होगा ही होगा, राइट। लेट्स नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन सेइंग दिस, कैसा होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है कि आपको निकालनी है इस BP की लेंथ
बीपी की लेंथ क्या होगी अंडर दिस सिचुएशन, बीपी की लेंथ क्या है। तो देखिए एक चीज़ आप बताओ मुझे, कुछ कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, कैसे होगा ये क्वेश्चन। तरीके बहुत हैं। आप कहोगे कि इस वैल्यू को मैं लेट से बोल दूंगा कि ये वैल्यू बी है, तो यहाँ पर ये वैल्यू भी बी होगी। आप कहोगे कि इस वैल्यू को मैं बोलूँगा कि ए है, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी 10 माइनस ए होगा। क्लियर, रेक्टेंगल है तो। फिर आप कहोगे कि जो आपका बी स्क्वायर है प्लस 10 माइनस ए का होल स्क्वायर है, ये वैल्यू आपका 8 स्क्वायर के बराबर है। फिर आप ये भी कहोगे कि जो ए स्क्वायर है प्लस आपका जो बी स्क्वायर है, ये वैल्यू आपका किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपके सामने अभी लिखी हैं, यहाँ पर आपकी दो इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स क्या हैं, इसमें वेरिएबल क्या है ए और बी। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि भाई बी स्क्वायर तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, बी स्क्वायर मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, कैसे, बी स्क्वायर इज 6 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ रख दो। क्लियर, तो बी स्क्वायर अगर 6 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये आपका हो गया 36 माइनस ए स्क्वायर प्लस 100 प्लस ए स्क्वायर माइनस सिंपली आपका आ गया 20a इज इक्वल टू 64। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आपका बनेगा 136, वहाँ जाएगा आपका 20a इज इक्वल टू 136 माइनस 64। क्लियर, तो ये वैल्यू आपका कितना हो गया 72 के बराबर हो गया। तो क्वाड्रेटिक बन नहीं रही है, अल्टीमेटली सब कुछ कैंसिल हो रहा है। ए की वैल्यू आपकी आ गई 3.6, और अगर ए आपका 3.6 आ गया, जो कि पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था बीपी की वैल्यू, तो 3.6 आ गया। देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन इन दिस क्वेश्चन, राइट। कुछ भी मुश्किल नहीं है इस सवाल में। पर पता है ये क्वेश्चन आप इस तरीके से करोगे देन यू आर गोइंग टू वेस्ट योर अननेसेसरी टाइम, आप बर्बाद कर रहे हो अपना, ठीक है। मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं ज़्यादा फास्ट होगा और आसानी से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। समझने की कोशिश करो। देखो आपको ये पता है ना कि इन दोनों का सम मुझे 10 लेके आना है, राइट, और इस तरीके से लेके आना है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो जाए। क्लियर, यहाँ आपको 8 दिया है, यहाँ आपको 6 दिया हुआ है, यहाँ 8 दिया हुआ है और यहाँ आपको 6 दिया हुआ है। थोड़ी देर के लिए आप कहो कि देखो अगर मेरा ये वैल्यू 8 है और मैं लेट से कोशिश करूँ कि मेरे को एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है, 90 डिग्री का एंगल है, मुझे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है, तो कोशिश करते हैं ज़रा इसको, और कैसे बनेगा ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर कोई भी, जैसे आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं चाहे तो, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज़, बट एक चीज़ आप मुझे बताओ, जैसे यहाँ जो 6 लिखा हुआ है, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, राइट। अब देखो 6 के मल्टीपल में आपका ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, दो वैल्यूज़ है। तो मैं इसको अगर ऐसे लिखना चाहूँ कि ये 0.6 इंटू 6 है, और ये वैल्यू आप ध्यान से देखना, ये 0.6 इंटू 10 है, तो क्या ये 0.6 इंटू 8 होगा, यस, 6 8 10 आपका पाइथागोरस बनाते हैं। तो ये वैल्यू अगर 3.6 है तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब आप कहोगे कि अगर मैं 8 को लेके चलता हूँ और फिर से मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाऊँ और मैं आपको बोलूँ कि 8 इंटू 0.8 इंटू 10 मैंने लिया, लेट से 0.8 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ 3.6 होगा तो यहाँ 6.4 हो जाएगा। तो क्या ये 0.8 इंटू 8 लिखा जा सकता है, यस। तो क्या ये वैल्यू आपकी 0.8 इंटू 6 बनेगी, यस। क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं, यस। क्या इन दोनों का सम 10 है, यस। इसलिए 3.6 करेक्ट आंसर है। आपको ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है। तो बस थोड़ा सा आपको लॉजिक अगर क्रैक कर ले गया, आपकी करना गया इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता। आप क्विकली आंसर पा सकते हो बिना समय को व्यर्थ किए हुए, आसानी से आंसर निकलेंगे आपके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए बी डायमीटर है सर्कल का जिसका सेंटर ओ है। तो लेट्स से कि सर्कल बना लेते हैं। ए बी क्या है, डायमीटर है विथ सेंटर ओ, तो मैंने कहा ये ए है, ये बी है। कह रहा है पी क्यू एक कॉर्ड है जो ए बी को इंटरसेक्ट नहीं करती है। पी क्यू एक कॉर्ड है, मान लिया, जो ए बी को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो कुछ भी हो सकती है, ऐसे कर दिया हमने, राइट। कह रहा है कि जो पी ए बी एंगल है वो ए बी क्यू के बराबर है। तो देखो ध्यान से, ये है आपका पी ए बी एंगल, ये वाला एंगल, और यह है आपका बी पॉइंट है ना, ये बी ए बी क्यू एंगल। कह रहा है ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, क्लियर। तो आपको बताना है कि ए बी क्यू पी क्या होगा। देखो अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर है तो ज़रा एक बात बताना मुझे, लेट्स से मैंने कहा कि ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है, बराबर है, तो आपको पता है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल में बनता है, जो भी क्वाड्रिलेटर की सर्कल में बनता है, इसके चारों कॉर्नर सर्कल पे हों, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहलाता है, और इन दोनों के एंगल का सम 180 होता है।
तो ये अगर अल्फा है तो क्या ये एंगल 180 माइनस अल्फा है? यस। क्या ये एंगल भी 180 माइनस अल्फा है? आप कहोगे बिल्कुल है। क्लियर? ये सारे एंगल्स मैं यहाँ पर आसानी से लिख सकता हूँ बिना किसी कन्फ्यूज़न के। अब देखो आप एक चीज़ और बहुत आसानी से देख सकते हो कि क्या ये दोनों लाइंस अब पैरेलल हो गई, ये और ये? यस। कैसे? इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर दो ऐसे ऐसे करके तो आप कहोगे ये 180 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा हो गया, ये एंगल भी अल्फा हो गया, बस ये लाइन इसके पैरेलल होगी। अगर ये लाइन पैरेलल हो गई आपस में तो क्या ये आपका ट्रेपेजियम बन गया? नहीं, आमने सामने की लाइंस पैरेलल और अनइक्वल, ठीक, ये बन गया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बना और साइक्लिक है क्योंकि चारों पॉइंट इसके कहाँ पर है? सर्कल पे है। तो क्या हम इसको साइक्लिक ट्रेपेजियम बोल सकते हैं? क्या इसको हम चक्रीय समलंब बोल सकते हैं? यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। चक्रीय आयत नहीं है ये, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री कभी होगा ही नहीं, हमने यहाँ पर दिखाया आपको। आपको लग रहा होगा चक्रीय आयत क्यों नहीं है? क्योंकि आप मुझे बताओ कि अगर आपको कभी भी 90 डिग्री बनाना है ना, रेक्टेंगल बनाना है इसके अंदर भाई, तो दूसरी कॉर्ड तो इसी के बराबर होनी चाहिए ना फिर। और डायमीटर अगर आपने एक कॉर्ड ले ली तो दूसरी कॉर्ड इससे छोटी ही होगी, तो ये एंगल कभी 90 डिग्री नहीं बनने वाला। तो कभी 90 डिग्री नहीं बनने वाला, तो रेक्टेंगल तो बन ही नहीं सकता है। क्लियर? रेक्टेंगल का सवाल ही नहीं उठता, वर्ग का सवाल नहीं उठता। अगर रेक्टेंगल नहीं तो वर्ग कहाँ से बनेगा? साइक्लिक रोम्बस। साइक्लिक रोम्बस एक टर्म इन्होंने यूज़ किया, तो क्वेश्चन फिर से वही फंस जाएगा कि अगर मुझे लेट्स से कि मुझे साइक्लिक रोम्बस बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे किसी भी तरह से ये साइड को इस साइड के बराबर करना पड़ेगा। कभी हो सकता है क्या? डायमीटर ही लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, अगर आप इसके एक साइड में रहोगे, डायमीटर अगर लॉन्गेस्ट कॉर्ड है तो इसके बराबर कोई साइड आपको मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपका ये भी नहीं हो सकता, केवल साइक्लिक ट्रेपेजियम इज द पॉसिबिलिटी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है जिसमें डायगोनल एबीसीडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे। एरिया कह रहा है एपीडी का और बीपीसी का 27 और 12 दिया हुआ है। तो बताना है कि अगर एरिया एपीडी का सीपीडी के बराबर है तो ट्राइंगल एपीबी का एरिया है कितना? देखिए पहले तो कोई क्वाड्रिलेटरल आप बना लो ताकि सोचते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो लेट से मैंने कहा ए बी सी डी ऐसे करके कुछ दिया हुआ है और ये इनका जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे, तो ये भी हमने कह दिया कि ये पॉइंट पी है। अब जो भी कह रहा है वो लिख देते हैं कि APB का जो एरिया है वो CPD के बराबर है। तो मैं इस एरिया को लेट से बोल देता हूँ S और इसको एरिया भी बोल देता हूँ S। SS का मतलब इक्वल एरियाज, ठीक है। इसके बाद देखो आपसे कह रहा है कि जो APD का एरिया है ये 27 है और जो BPC का एरिया है वो कितना है? 12 है। ये भी लिख दिया मैंने। अब ज़रा दो बातें मैं आपसे पूछूंगा जो आपको कहीं ना कहीं ध्यान से बताना है कि ज़रा इस रीज़न पे फोकस करो, इस रीज़न पे ज़रा ध्यान से फोकस करना। और इस रीज़न में जो लाइन है आपकी DP उसको ज़रा ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल पे देखो और DP जो लाइन है ये DP लाइन जो है ड्रॉ की गई है। और लेट्स से मैं कहता हूँ कि इन दोनों का जो एरिया रेशियो है कितना, तो आप कहोगे इसका जो एरिया रेशियो है 27/S है, ठीक। और जो 27/S जो एरिया रेशियो होगा ये किस पे डिपेंडेंट होगा? क्या ये आपका बेस रेशियो के डिपेंडेंट होगा? यस, AP/PC। क्यों बेस रेशियो पे डिपेंडेंट होगा? बहुत ही आसान है, क्योंकि हम सेम वर्टेक्स अगर कंसीडर कर रहे हैं D और हम निकाल रहे हैं कि लेट्स से कि DAP का एरिया जो 27 है और DPC का जो एरिया जो S है इसका रेशियो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाइट दोनों के लिए सेम है क्योंकि वर्टेक्स पॉइंट सेम ले रहे हैं, दोनों के बेसेस एक ही लाइन पे हैं। तो सिंपल सा होता है कि बेस रेशियो जो होता है वो एरिया रेशियो होता है। अब यही चीज़ आप दूसरे ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम बेस रेशियो से दो ट्राइंगल और बन रहे हैं। एक S वाला बना पहले, तो इज इक्वल टू S अपॉन ये बना 12, तो ये 12 लिख दिया। तो क्या यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल रही है कि S² की वैल्यू आपकी 27/12 के बराबर है। तो क्या यहाँ से S की वैल्यू आपको मिल रही है 27/12? अगर आपने लिखा हुआ है तो क्या यहाँ से आपको वैल्यू, सिंपल सी वैल्यू आपको मिली कि ये वैल्यू आपकी तो हो गई 3³ और ये वैल्यू हो गई आपकी 3×4, तो बाहर आ गया 3² × 2 यानी 18 सेंटीमीटर। यस, तो देखिए वैल्यू कितनी आसान है, क्वेश्चन कितना आसान है, सिंपल सी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो कभी भी कोई आपको इस तरह से प्रोवाइड कर दिया जाए कि क्वाड्रिलेटरल है उसमें ऐसा हो रहा है कि ये दोनों एरियाज़ आपके बराबर हो गए, ये दोनों एरियाज़ आपके बराबर हो गए और यहाँ पर आपको दो डिफरेंट एरियाज़ दिए गए, तो आप ऐसे सिंपली देख सकते हो कि दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, और आप आसानी से आंसर निकाल लोगे। कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। ईजिली यू कैन सॉल्व इट, है ना।
अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रोम्बस दिया हुआ है ABCD और उसमें एंगल B 60 डिग्री है, AB 14 है, डायगोनल AC क्या होगा, ये भी 14 ही होगा। स्टैंडर्ड केस है, डिस्कशन हो चुका है इसका। देखो ध्यान से कि रोम्बस बना दिया और रोम्बस में इन्होंने क्या बोला कि अगर आपका रोम्बस है ABCD, ठीक है, और इस रोम्बस में एंगल B आपने 60 डिग्री बोला है, 60 बोला है तो आपको B इधर लिखना पड़ेगा। लेट्स से ABCD, ये आपका 60 डिग्री हो गया ना। अब डायगोनल AC पूछ रहा है, जैसे ये 60 हुआ और आपने ये लाइन ज्वाइन किया, आपको पता है कि ये तो बराबर है ही है पहले से, और किसी भी आइसोसेलेस में अगर 60 डिग्री कोई भी एंगल बनता है तो वो इक्विलेटरल बन जाता है। इक्विलेटरल बनते ही जो ये रोम्बस का साइड है, कोई भी साइड, लेट्स से 14 दिया हुआ तो ये भी आपका 14 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया 100%, इसमें कहीं कोई गलती नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि एक सर्कल है जो टच करता है 4 साइड क्वाड्रिलेटरल के, तो आपको ये वैल्यू बतानी है। तो ये भी बहुत आसान है कि एक सर्कल अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच करता है तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। लेट्स से कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये लाइन हम ऐसे कर देंगे, हम कहेंगे ये है ABCD, क्लियर। तो इसमें ऐसा होता है कि अपोजिट साइड्स का जो सम होता है AB + CD वो आपका BC + AD के बराबर होता है। यहाँ उसी का रेशियो पूछ लिया है, देखो ध्यान से, AB + CD / BC + DA, तो वो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1। तो यू कैन ईजिली मार्क द आंसर, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD आपका एक रेक्टेंगल है और जो पॉइंट P और Q है, तो मैं बनाता हूँ पहले ABCD को एक रेक्टेंगल, ABCD एक आपका रेक्टेंगल हो गया और पॉइंट P और Q कहाँ है, लाई ऑन AD एंड AB रेस्पेक्टिवली। सो ये आपका AD और AB पे रेस्पेक्टिवली लाई कर रहे हैं पॉइंट। सो हम कह सकते हैं कि चलो ये पॉइंट हमने मान लिया, ठीक है, P, और यहाँ कहीं पॉइंट हमने मान लिया Q, लाइक दिस, और ये कुछ सिचुएशन है, ठीक है, कुछ PAQ ट्राइंगल की बात कर रहा है, PCD ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल ये है आपका, ये वाला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपका ये वाला ट्राइंगल बोल रहा है, और एक ट्राइंगल आपका ये वाला ट्राइंगल है। वो कह रहा है इन तीनों का एरिया जो है ना सेम है, तो इन तीनों का एरिया सेम है। तो आपको बताना क्या कि BQ की वैल्यू अगर 2 दी हुई है, ये वैल्यू अगर आपको 2 दी हुई है, तो ये पूछ क्या रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि आप AQ की वैल्यू बता दो, ये वाली लेंथ मुझे निकालनी है। दैट्स व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट। आपको कि चलो मैं इस वैल्यू को A मान लेता हूँ, ठीक है, और इस पूरी वैल्यू को अगर आप B एज्यूम करोगे, इस पूरी वैल्यू को अगर आप B एज्यूम करोगे तो ये आपका B - 2 बन जाएगा, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर जो एरिया मेरा निकलेगा, एरिया बराबर बोलूँ या मैं बोलूँ आपको कि परपेंडिकुलर इंटू बेस बराबर ही होंगे, सब राइट एंगल ट्राइंगल है, तो परपेंडिकुलर इंटू बेस का प्रोडक्ट बराबर होगा तो एरिया बराबर होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 2A जो होगा वो ये लेंथ जो है आपका PA है इंटू B - 2 के बराबर होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा PA जो है वो 2A / B - 2 है, यस, बिना किसी कन्फ्यूजन के कह सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप जाते हो, अगर इस इक्वेशन की मैं बात करूँ तो आप कहोगे कि 2A जो होगा ये आपका B × PD के बराबर होगा, B × PD के बराबर भी होगा, यस, यहाँ भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है भाई। तो यहाँ से मेरे पास PD की वैल्यू आ गई B/2A या 2A/B, इट्स 2A/B, क्लियर। जब ये दो चीज़ें मैंने लिख ली तो मुझे ये भी पता है कि इन दोनों का जो सम है PA और PD का वो A के बराबर है। तो मैंने कहा A की वैल्यू जो है PA + PD के बराबर है, तो आप कहोगे PA आपका है 2A/B - 2 प्लस 2A/B - 2 प्लस 2A/B, ये भी मैंने लिख दिया आपके सामने, A की वैल्यू इसके बराबर होगी। अब देखो सिंपली कुछ भी नहीं करना है, A इंटू इनका आप प्रोडक्ट यहाँ लिखो B² - 2B, राइट साइड में देखो क्या आएगा 2AB आएगा और 2AB आएगा, ये बनाएगा 4AB, ये भी लिख दिया मैंने, 2AB आपका 4AB बनाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक टर्म और आएगा माइनस, आप ध्यान से देखें यहाँ पर -4A भी आएगा, ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो B² - 2B इधर आया और उधर आपका आया 4AB, क्योंकि 2AB जुड़ा और -4AB आया। अब मैं लिखूंगा इसको AB² - 2AB, तो AB² + 4A इधर आ गया और ये अल्टीमेटली देगा -2AB = 0। मेरा कहने का मतलब है कि आप A हर जगह से काट सकते हो, ये मेरा कहीं ना कहीं कंसर्न था। इवन आप A यहाँ से भी कैंसिल कर सकते थे, हर जगह A है तो मतलब क्या है, राइट। तो सिंपल सा ये हो गया कि B² - 2B आपका 4B के बराबर हो गया, क्लियर, और 4B - 4 है आपका। तो आप अल्टीमेटली कह सकते हो कि भाई मेरा B² बना -6B + 4 = 0 आ गया। B की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, तो B की वैल्यू अगर आपने निकाला तो आएगा -B ± √B² - 4AC / 2।
तो ये आ जाएगा आपका 3 प्लस माइनस 20 बनेगा, 2√5 होगा यानी √5। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 प्लस माइनस √5। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर मैं प्लस √5 लूँ या माइनस √5 लूँ, अब ये अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर b-2 निकाला, इसमें से दो माइनस किया, आप खुद देखो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो b-2 नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए। ए क्यू जो मुझे कैलकुलेट करना है वो तो पॉजिटिव वैल्यू होगी ना। 3 माइनस √5 ले लिया तो -2 करके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नहीं लेना है। ये वैल्यू लेके चलोगे आप तो आपको अल्टीमेटली √5 + 1 मिल जाएगा। इसकी वैल्यू ए क्यू जो आपसे पूछ रहा है 1 + √5। तो अच्छा सवाल था, पर अगर सही तरीके से करोगे तो समस्या नहीं आएगी, आसानी से आप अपना आंसर ईजिली मार्क कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में भी आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। थैंक यू।